तो तारीख थी 21 अप्रैल 1526। हरियाणा में पानीपत का मैदान, और आमने सामने खड़ी थीं दो विशाल सेनाएं। विशाल तो शायद एक के लिए ही सही शब्द है। हाँ, सही कहा। एक तरफ थे दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी, जिनकी फौज में कहते हैं कि 1 लाख से ज्यादा सैनिक थे, हजारों हाथी थे। और दूसरी तरफ काबुल से आया एक हमलावर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, और उसकी सेना इतनी छोटी कि देखकर कोई भी कहे कि ये लड़ाई तो शुरू होने से पहले ही खत्म है। बिल्कुल, कागज पर तो कोई मुकाबला ही नहीं था ही नहीं। लेकिन इतिहास उस दिन कुछ और ही लिखा जाना था। आज हम इसी लड़ाई की, इसी निर्णायक लड़ाई की परतें उधेड़ने वाले हैं। हमारे पास कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, बाबर की अपनी आत्मकथा भी है, जो हमें बताते हैं कि उस दिन असल में हुआ क्या था। और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि कौन जीता, बल्कि ये समझना है कि कैसे जीता गया। कैसे एक मुट्ठी भर सेना ने एक इतने बड़े साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। वो कौन सी रणनीतियां थीं जिन्होंने भारत का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। और ये पड़ताल बहुत जरूरी है, क्योंकि पानीपत की कहानी सिर्फ दो सेनाओं की टक्कर की कहानी नहीं है। ये कहानी है लीडरशिप की, अनुशासन की, और उस समय की सबसे कह सकते हैं आधुनिक युद्ध तकनीक की। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि बाबर की जीत सिर्फ तोपों या बंदूकों की वजह से नहीं हुई, जैसा अक्सर मान लिया जाता है। अच्छा। नहीं, उसकी जीत इन सब चीजों को मिलाकर एक ऐसा सिस्टम बनाने की काबिलियत की वजह से हुई जिसके लिए हिंदुस्तानी फौजें तैयार ही नहीं थीं। चलिए, तो इसी सिस्टम को समझने की शुरुआत करते हैं सेनाओं के आकार से। ये जो आंकड़ा है 1 लाख बनाम 12,000, ये सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है। क्या ये सच है? लगता है कि उसके पास करीब 12,000 सैनिक थे। सिर्फ 12,000? हाँ, और वो लोधी की सेना का अनुमान लगाता है 1 लाख सैनिक और करीब 10,000 हाथी। बाप रे। दूसरे इतिहासकार बाबर की सेना को थोड़ा बड़ा मानते, शायद 25,000 तक, अगर गजनी और लाहौर की टुकड़ियों को भी मिला लें। लेकिन फिर भी ये लोधी की सेना के सामने कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं। अनुपात कम से कम 1 के मुकाबले 4 का तो था ही। तो सवाल यही उठता है कि अगर फर्क इतना बड़ा था तो ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म क्यों नहीं हो गई? मतलब सिर्फ संख्या के दम पर ही लोधी को बाबर की सेना को कुचल देना चाहिए था। बिल्कुल, और यहीं पर संख्या और संगठन का फर्क सामने आता है। लोधी की सेना वो एक विशाल भीड़ की तरह थी। भीड़? हाँ, उसमें बहुत से सैनिक ऐसे थे जिन्हें कोई अनुभव नहीं था, जिन्हें आखिरी समय में भर्ती किया गया था। उनमें कोई राष्ट्रीय या धार्मिक उत्साह नहीं था कि वो एक होकर लड़े। इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने तो यहाँ तक कहा है कि लोधी का सैन्य खेमा एक चलते फिरते अव्यवस्थित शहर जैसा था। एक चलता फिरता शहर? ये तो बहुत बड़ी बात है। तो क्या बाबर उन्हें सिपाही मानता ही नहीं था? शायद नहीं। उसने अपने लिखाई में एक बहुत चुभने वाली और कह सकते हैं थोड़ी घमंड भरी बात लिखी है। क्या? वो कहता है, हिंदुस्तान के सैनिक मरना जानते थे, लड़ना नहीं। ओहो, मतलब साफ है कि वो मानता था कि लोधी के सैनिकों में वीरता तो होगी, लेकिन अनुशासन, रणनीति, लड़ने की कला, वो सब नहीं था। बिल्कुल, जो एक पेशेवर सेना में होता है। और यहीं पर लीडरशिप का सवाल आता है। एक तरफ बाबर, जो मध्य एशिया के युद्धों में तपकर आया था, और दूसरी तरफ इब्राहिम लोधी। बाबर क्या सोचता था लोधी के बारे में? बाबर उसे बिल्कुल भी सम्मान नहीं देता। वो उसे एक अनुभवहीन युवक कहता जो अपनी गतिविधियों में लापरवाह था। लापरवाह? हाँ, स्रोत बताते हैं कि लोधी के पास कोई ठोस युद्ध योजना थी ही नहीं। वो बस अपनी विशाल सेना के भरोसे आगे बढ़ता, रुकता या लड़ पड़ता था। मतलब एक विशाल शरीर जिसके पास दिमाग न हो। जबकि बाबर की सेना छोटी थी, लेकिन वो एक दिमाग के इशारे पर चलने वाला अनुशासित शरीर थी। बिल्कुल, हर सैनिक को पता था कि उसे क्या करना है, कब करना है। तो अब हम उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं कि ये हुआ कैसे? एक छोटी अनुशासित सेना ने एक विशाल अव्यवस्थित सेना को कैसे हराया? जरूर कोई ऐसी रणनीति रही होगी जिसके लिए लोधी की सेना तैयार ही नहीं थी। वो क्या था? वो कोई एक रणनीति नहीं थी, बल्कि कई रणनीतियों का एक बहुत ही घातक मिश्रण था। सबसे पहले तो बाबर ने युद्ध के लिए जगह बहुत सोच समझ कर चुनी। पानीपत का मैदान? हाँ, जो एक तरफ यमुना नदी से घिरा था और दूसरी तरफ पानीपत शहर से। इसका मतलब उसने अपने दोनों किनारों को, अपने दोनों फ्लैंक्स को प्राकृतिक रूप से सुरक्षित कर लिया था। अच्छा। दुश्मन उस पर किनारों से हमला कर ही नहीं सकता था, उसे सीधे सामने से ही आना पड़ता। यानी उसने लड़ाई का मैदान अपनी शर्तों पर तय किया।
ये तो शतरंज की बिसात जमाने जैसा हुआ। लेकिन उसकी सेना की जमावट कैसी थी? और यहीं पर उसकी सबसे बड़ी चाल थी। उसने 2 मुख्य तकनीकों का इस्तेमाल किया। पहली थी उस्मानी या रूमी विधि, जिसे अराबा भी कहते हैं। अराबा? हाँ, उसने लगभग 700 बैलगाड़ियों को लिया और उन्हें गीली खाल के रस्सों से एक दूसरे से मजबूती से बांध दिया। ये गाड़ियां उसकी सेना के आगे एक सुरक्षा दीवार की तरह खड़ी हो गई। वाह, मतलब एक तरह की मोबाइल दीवार। बिल्कुल। उसने मैदान के बीच में ही अपने एक छोटा सा किला बना लिया था, जिसके पीछे उसकी सेना सुरक्षित थी। बिल्कुल सही सोचा आपने, एक चलता फिरता किला। लेकिन इसमें भी बाबर ने अपना एक बदलाव किया। उसने गाड़ियों के बीच इतनी जगह छोड़ी कि उसके सैनिक बाहर निकलकर हमला कर सकें और फिर वापस सुरक्षित आड़ में जा सकें। अच्छा। और इन गाड़ियों की आड़ में उसने अपनी तोपें तैनात कर दी और उनका नेतृत्व कर रहे थे उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां जैसे माहिर तोपची। और यहीं पर वो सिंथेसिस वाली बात आती है ना, उसने उस्मानी तुर्कों से ये गाड़ियों वाली तरकीब ली। हाँ, जो उन्होंने ईरानियों के खिलाफ इस्तेमाल की थी। और फिर उसमें अपनी जरूरत के हिसाब से बदलाव करके उसे और घातक बना दिया। एकदम सही। ये तो हुई रक्षा की बात। अब आते हैं हमले की उस तकनीक पर जो शायद सबसे एंशाइडन साबित हुई। इसे कहते हैं तुलुगमा युद्ध पद्धति। तुलुगमा ये रणनीति वो मध्य एशिया के खतरनाक उज़्बेक लड़ाकों से सीख कर आया था। इसने सेना को कई हिस्सों में बांटा जाता है, जिसमें दाएं और बाएं किनारों पर तेज तर्रार घुड़सवारों की टुकड़ियां, जिन्हें तुलुगमा कहते हैं, वो छिपी रहती है। ये तो सुनने में ही बहुत खतरनाक लग रहा है। इसका मतलब दुश्मन को पता ही नहीं चलता था कि हमला कहां से होने वाला है। बिल्कुल। अब जरा पूरी तस्वीर की कल्पना कीजिए। लोधी की विशाल सेना सामने से हमला करती है। वो सबसे पहले बाबर की गाड़ियों की दीवार से टकराती है। जैसे ही वो इस दीवार को तोड़ने की कोशिश में उलझती है, गाड़ियों के पीछे से तोपें आग उगलना शुरू कर देती हैं। लोधी की सेना में भगदड़ मचने लगती है। और ठीक इसी पल, जब दुश्मन का ध्यान पूरी तरह सामने है, हाँ, किनारों पर छिपी तुलुगमा घुड़सवार टुकड़ियां बिजली की तेजी से घूमकर दुश्मन की सेना पर पीछे और साइड से हमला कर देती हैं। बाप रे, मतलब दुश्मन पूरी तरह से घिर गया। सामने गाड़ियों की दीवार और तोपें, और पीछे और किनारों से तेज घुड़सवार तीरंदाजों का हमला। बचने का तो कोई रास्ता ही नहीं बचा होगा। कोई रास्ता नहीं। ये एक तरह का, कह सकते हैं, 3D हमला था, जिसके लिए लोधी की सेना बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो तो परंपरागत तरीके से लड़ने आए थे, जहां सेनाएं आमने सामने से भिड़ती हैं। और यहाँ बाबर ने उज़्बेकों के तुलुगमा, उस्मानी तुर्कों का तोपखाना और अराबा और अपने तुर्की लड़ाकों की बेहतरीन घुड़सवारी और तीरंदाजी को मिलाकर एक ऐसा कॉकटेल तैयार किया था जिसका कोई तोड़ इब्राहिम लोधी के पास नहीं था। दोनों सेनाएं 12 अप्रैल को आमने सामने आ गईं, लेकिन लड़ाई हुई 21 अप्रैल को। ये बीच के 8 दिन क्या हुआ? वो बस एक दूसरे को देख रहे थे। ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। बाबर अपनी बनाई हुई मजबूत पोजीशन में था और इंतजार कर रहा था कि लोधी हमला करे। वो लोधी को उकसा रहा था। और लोधी ने इंतजार किया 8 दिनों तक। आखिरकार उसका धीरज जवाब दे गया और उसने 21 अप्रैल की सुबह हमला करने का आदेश दे दिया। और ठीक यही बाबर चाहता था। और फिर लड़ाई का नतीजा क्या रहा? नतीजा हैरान करने वाला था। युद्ध सुबह शुरू हुआ और दोपहर होते होते खत्म हो गया। बस कुछ घंटों में? हाँ, कुछ ही घंटों में। बाबर की बेहतर रणनीति और सैन्य संचालन ने लोधी की विशाल सेना को तहस नहस कर दिया। इब्राहिम लोधी युद्ध के मैदान में ही मारा गया और वो दिल्ली सल्तनत का ऐसा करने वाला एकमात्र सुल्तान था। और उसके साथ ग्वालियर के शासक विक्रमाजीत भी मारे गए। हाँ, जो एक सच्चे राजपूत की तरह लोधी का साथ निभाते हुए लड़े। तो इस शानदार जीत का हीरो कौन था? तोपें या वो तुलुगमा वाले घुड़सवार? इतिहासकारों में भी इसे लेकर बहस है ना? हाँ, बिल्कुल है। कुछ शुरुआती पश्चिमी इतिहासकार जैसे रशबुक विलियम इसका पूरा श्रेय बाबर के तोपखाने को देते हैं। उनका तर्क क्या है? उनका मानना है कि तोपों की जोरदार आवाज और मारक क्षमता ने लोधी के हाथियों को बिदका दिया, जिससे उसकी अपनी ही सेना में भगदड़ मच गई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बाबर खुद अपनी जीत का मुख्य श्रेय अपने घुड़सवार तीरंदाजों और तुलुगमा रणनीति को देता है। तो सच क्या है? सच शायद बीच में कहीं है। जैसा कि भारतीय इतिहासकार आरपी त्रिपाठी कहते हैं, ये किसी एक चीज की जीत नहीं थी। ये संख्या बल पर सेनापतित्व की विजय थी। मतलब लीडरशिप की जीत। हाँ, ये बाबर के बेहतरीन नेतृत्व, उसकी वैज्ञानिक युद्ध कला, बेहतर हथियारों और कुछ हद तक किस्मत की भी जीत थी। तोपखाना बहुत अहम था,
लेकिन बिना तुलुगमा के वो शायद उतना असरदार नहीं होता। और ये दोनों चीजें बिना बाबर के जीनियस नेतृत्व के बेकार थीं। तो ये पूरे सिस्टम की जीत थी। बिल्कुल। इस एक लड़ाई ने लोधी वंश का सूरज हमेशा के लिए डुबो दिया और हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। तो तख्त तो मिल गया, दिल्ली और आगरा पर बाबर का कब्जा हो गया, लेकिन एक साम्राज्य को सिर्फ जीत से नहीं चलाया जा सकता। बाबर के सामने अगली बड़ी चुनौती क्या थी? क्या सब कुछ ठीक हो गया था? बिल्कुल नहीं, बल्कि असल चुनौतियां तो अब शुरू हुई थीं। पानीपत की जीत ने बाबर की एक बहुत बड़ी समस्या तो हल कर दी। पैसे की कमी। हाँ, पैसे की कमी। आगरा के शाही खजाने पर कब्जा होने से उसकी सालों की गरीबी दूर हो गई। उसने खुद लिखा, काबुल की गरीबी अब हमारे लिए नहीं रही। लेकिन ये सिर्फ एक पहलू था। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगती है। बाबर ने खुद माना कि पानीपत की लड़ाई राजनीतिक दृष्टि से उतनी निर्णायक नहीं थी जितनी कि सैनिक दृष्टि से थी। वो खुद मान रहा है कि लड़ाई तो जीत ली, पर देश जीतना भी बाकी है। एकदम सही। इसका मतलब था कि उसने सल्तनत की राजधानी तो जीत ली थी, लेकिन हिंदुस्तान पर उसकी हुकूमत अभी कायम नहीं हुई थी। अच्छा। जैसे ही लोदी की हार की खबर फैली, दिल्ली से बिहार तक फैले अफगान सरदारों ने अपनी अपनी आजादी का ऐलान कर दिया। मेवात में हसन खां मेवाती एक बड़ी ताकत था। और राजपूत। हाँ, और सबसे बढ़कर मेवाड़ के राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत एक बहुत बड़ी शक्ति थे जो सही मौके का इंतजार कर रहे थे। मतलब पानीपत सिर्फ पहला कदम था, मंजिल नहीं। लेकिन जीत के फौरन बाद बाबर ने क्या किया? जीत के बाद बाबर दिल्ली पहुंचा। वहां उसने सबसे पहले सूफी संतों, निजामुद्दीन औलिया और बख्तियार काकी की दरगाहों पर जाकर सिर झुकाया। 27 अप्रैल 1526 को दिल्ली की जामा मस्जिद में उसके नाम का खुतबा पढ़ा गया, जो उसकी बादशाहत का औपचारिक ऐलान था। और आगरा पहुंचकर जहां उसे शाही खजाना मिला, उस खजाने का उसने बहुत उदारता से इस्तेमाल किया। उसने अपने हर अमीर और सैनिक को इनाम दिए। अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, यहाँ तक कि काबुल में रहने वाले हर नागरिक, चाहे वो मर्द हो, औरत हो या बच्चा, सबको एक एक चांदी का सिक्का, जिसे शाहरुखी कहते थे, भिजवाया। उसने मक्का और मदीना में भी बहुत सा धन भेजा और इसी दरियादिली की वजह से लोगों ने उसे कलंदर की उपाधि दी। ये सिर्फ उदारता नहीं थी, ये एक बहुत सोचा समझा राजनीतिक कदम लगता है। वो एक इमेज बना रहा था एक उदार बादशाह की, न कि एक लुटेरे की। बिल्कुल, ये अपनी सत्ता को वैधता देने का एक तरीका था। और यहीं पर एक और दिलचस्प किस्सा है, कोहिनूर हीरे का। हाँ, ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत के परिवार ने हुमायूं को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया। हुमायूं ने वो हीरा बाबर को दिया, लेकिन बाबर ने उस अनमोल हीरे को देखकर वापस हुमायूं को ही दे दिया। वाह! शायद उस वक्त उसके लिए अपने बेटे की वफादारी और खुशी उस हीरे से ज्यादा कीमती थी। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या निकलता है? पानीपत की पहली लड़ाई सिर्फ एक सल्तनत का अंत और दूसरे की शुरुआत नहीं थी। ये इस बात का एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे बेहतर रणनीति, अनुशासन और नई तकनीक का सही मिश्रण ब्रूट फोर्स यानी सिर्फ संख्या बल पर भारी पड़ सकता है। हाँ, और ये हमें इनोवेशन के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती है। बाबर ने कोई एक नई चीज का आविष्कार नहीं किया। सही बात है। उसने अलग अलग जगहों और संस्कृतियों से युद्ध की सबसे अच्छी बातें सीखीं। उज़्बेकों से रणनीति, तुर्कों से तोपखाना, ईरानियों से बंदूक का इस्तेमाल, और उन सबको मिलाकर एक ऐसी अपराजय युद्ध मशीन बना दी जो उस समय के हिंदुस्तान ने पहले कभी नहीं देखी थी। इसने भारत के इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया, लेकिन ये हमें सोचने के लिए एक गहरा सवाल भी देती है। बिल्कुल, ये सारे स्रोत हमें यही बताते हैं कि कैसे बाबर ने अलग अलग जगहों से युद्ध की कला उधार ली और उसे मिलाकर कुछ नया और ज्यादा शक्तिशाली बना दिया। तो विचार करने योग्य बात यह है कि क्या दुनिया के सबसे बड़े नवाचार यानी इनोवेशंस हमेशा शून्य से कुछ नया बनाने से आते हैं, या फिर अक्सर अलग अलग जगहों से बेहतरीन विचारों को पहचानने, उन्हें अपनाने और एक साथ मिलाने की कला से पैदा होते हैं।